जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मेरा बिहार पुलिस का सेट नंबर 3 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा 62 नंबर क्वेश्चन है। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, गिरती हुई जल की बूंदें, गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है, जिसके कारण जल का निम्नलिखित गुण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। क्या होगा? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का डेफिनेशन, इसका सिंपल सा मतलब आप समझिए। जब वर्षा की बूंद ऊपर से नीचे गिरती है तो वो कोशिश करती है कम से कम जगह छेकने का, कम से कम जगह छेकने का। इसी जल के इसी गुण को पृष्ठ तनाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पृष्ठ तनाव बोलते हैं हम लोग। पृष्ठ तनाव को पी द्वारा इंडिकेट किया जाता है या एस द्वारा, सरफेस टेंशन एस। एस द्वारा अगर हम इंडिकेट कर रहे हैं तो एस इजकल टू पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ए, अगर वर्षा का बूंद ऊपर से गिर रहा है तो उस पर कुछ बल लगेगा और जितना कम जगह छेकेगा। वर्षा के बूंद के इसी गुण को पृष्ठ तनाव बोलते हैं हम लोग। तो सरफेस टेंशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन इक्वल टू बल बटे लंबाई, फोर्स बाई लेंथ। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। लंबाई का यूनिट क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। यानी एस इजकल टू सरफेस टेंशन इजकल टू बल बटे लंबाई, यानी न्यूटन और लंबाई का यूनिट मीटर। यानी सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? चलिए एक बार इसको क्लियर कर देते हैं पृष्ठ तनाव को। पृष्ठ तनाव सिंपल सा किसी को समझाना होगा तो आप बोल दीजिए, जब वर्षा होता है तो उसका जो वर्षा का जो बूंद होता है कोशिश करता है कम से कम जगह छेकने का। इसी गुण को पृष्ठ तनाव बोलते हैं हम लोग। और जब भी वो नीचे धरती से टकराएगा तो कुछ बल लगेगा। यानी पृष्ठ तनाव को एस द्वारा इंडिकेट करते हैं। एस इक्वल टू बल बटे लंबाई। इसका एस यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, यथार्थ दाब निम्नलिखित के बराबर होता है। यथार्थ जो दाब होता है गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब। क्या होता है? गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट को जो मेरा क्वेश्चन है, किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है कहलाता है। जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्प्लावन केंद्र बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उत्प्लावन केंद्र बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग? उत्प्लावन केंद्र। मतलब है जे द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर बल है। जैसे मान लेते हैं कोई भी वस्तु द्रव में हम डुबाते हैं तो नीचे जो द्रव उस वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है उसके उत्प्लावक बल बोलते हैं। तथा यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसको उत्प्लावन केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग? उत्प्लावन केंद्र। यानी आर्किमिडीज का इस सिद्धांत को खोज किए थे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये समझ जाइए। मान लेते हैं पानी में किसी भी वस्तु को डुबाइएगा तो जल नीचे से उस वस्तु पे मतलब एक बल लगाता है, जिसको उत्प्लावन बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग? उत्प्लावन बल या उत्प्लावक बल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आज जिस सेंटर पे लगाता है उसको हम लोग उत्प्लावक केंद्र बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं लोग? उत्प्लावक केंद्र बोलते हैं लोग। इसका सिद्धांत आर्किमिडीज दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्लावकता निम्नलिखित पर निर्भर करती है। दाब जिसके साथ द्रव विस्थापित होता है, विस्थापित द्रव का भार, द्रव की विस्कोसिटी, द्रव की संपीड्यता। मतलब उत्प्लावक जो बल होता है उसका मान जो होता है विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। किसके भार के बराबर होता है? विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यानी मेरा 65 का आंसर क्या हो जाएगा? बक्सा हो जाएगा। इसका खोज आर्किमिडीज नामक एक एथेंस के साइंटिस्ट, ग्रीस के साइंटिस्ट से आर्किमिडीज इसी ने खोज किया था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है,
नेक्स्ट, नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा का रहता है। नियत आयतन, तो इसके आंसर में भी नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत दाब, यहाँ पे दाब दिया है तो ये तो मेरा क्वेश्चन आंसर गलत ही है। किलो कैलोरी तो होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, उसमें क्वेश्चन ही में इसका आंसर मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सुरक्षा वाल्व का कार्य है बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्यचालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालना, बॉयलर के भीतर जल स्तर इंगित करना। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है 67 नंबर, सुनो ना, वीडियो शूट कर रहे हैं। हाँ वीडियो शूट, पागल है यार, वीडियो शूट कर रहे हैं हमको। तो वीडियो बना इसमें बना रहे हैं बात। हाँ रोके नहीं है, बना लेते हैं, ठीक है। अरे यार तुम स्टॉप कर दिया, फिर से अच्छा बंद कर दो उसको, नहीं तो फिर कोई आएगा तो। ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन है, सॉरी अभी एक मेरे फ्रेंड आ गए थे उन्हीं के। सुरक्षा वाल्व का जो कार्य होता है बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्यचालन दाब से अधिक हो जाए तो भाप को बाहर निकालना, मतलब सुरक्षा वाल्व का जो काम होता है वो भाप को क्या करता है, बाहर निकालता है। रोमापन करना तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सुघट्यता बोलते हैं लोग। माने सुघट्यता का डिफिनेशन, भंगुरता क्या होता है, भंगुरता जैसे कि अधातु जो होता है वो भंगुर होता है, माने उसको दबाएंगे तो टूट जाएगा, ठीक है। तन्यता, तन्यता ये धातु का गुण होता है, उसको हम लोग खींच कर लमरा देते हैं लोग। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है जो उस पर हम हथौड़ा से मारेंगे तो उसमें से आवाज़ आएगा, क्या आएगा, आवाज़ आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुघट्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुघट्यता। सबसे पहले एक बार हम क्लियर कर दें, भंगुरता ये अधातु का गुण है। इसमें हम लोग जैसे कि मान लेते हैं सल्फर को, उसको हम लोग ऐसे क्या बोलते हैं, मसल देते हैं लोग। ये अधातु गुण है। तन्यता ये धातु का गुण है। तन्यता का मतलब होता है किसी चीज़ को, जैसे धातु को हम लोग खींच कर तार, लंबा लंबा तार बना ले, जैसे कि 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, इसको तन्यता बोलते हैं लोग। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है अगर जैसे कि हम लोग किसी रॉड पे, धातु के चीज़ पर हम लोग हथौड़ा से मारते हैं तो उसमें से आवाज़ आता है, उसको हम लोग आघात वर्धनीयता बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। चालक का प्रतिरोध होता है, इसकी लंबाई। सबसे पहले प्रतिरोध क्या होता है, ये जो धातु में जो आयन होता जाता है ना उसको ये रोकता है। प्रतिरोध का मतलब होता है रोकना। तो चालक का प्रतिरोध इसको आर द्वारा इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं लोग, आर, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है। तो आप जानते हैं आर चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, यानी उसका तार का लंबाई बढ़ा दीजिएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है बी ऑप्शन, अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जो प्रतिरोध होता है आर वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। मतलब उसके एरिया का, क्रॉस सेक्शन एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है। थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा लोग। ठीक है, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अच्छा, पदार्थ के प्रतिरोधकता, तो हम इसको सिंपल सा अगर सबको हटाकर बोले तो आर इजकल टू, यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा, आर इजकल टू क्लास 10th में पढ़े रो एल बाई ए। क्या होता है, रो एल बाई ए। तो सबसे पहले इसके लेंथ का समानुपाती है, सही है। अनुप्रस्थ परिच्छेद यानी क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती है, सही है। अच्छा, इसके पदार्थ के प्रतिरोधकता, यही जो रो है ना इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं लोग, प्रतिरोधकता बोलते हैं लोग, ठीक है। तो ये भी सही है, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से, यानी ये सब ऑप्शन है। तार का प्रतिरोध सबके समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसमें सब ऑप्शन सही है। यानी तो ए को मारेंगे थोड़े, बी को, यानी डी ऑप्शन है ना, इसको ऑल ऑफ द अबव करना चाहिए, लेकिन इसमें से गलती ऐसे कर देते, डी ऑप्शन को आप मार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कार्य प्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। लाउड स्पीकर तो विद्युत धारा के प्रभाव पे अथी होता है, माइक्रोफोन उसी पे, एम्पलीफायर उसी पे काम करता है। तो
ए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, अस्थाई चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है, सबसे पहले चुंबक किसी चीज को अट्रैक्ट करता है, ये फेरस कोबाल्ट निकेल से बना होता है। चुंबक को आप इसका दो गो पोल होता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। आप चुंबक को चाहे जितना भी मारकर उसको तोड़ दीजिएगा, अगर दो भाग में अगर वो टूटता है तो उसका दो गो पोल होगा, एक को बोलेंगे साउथ पोल, एक को बोलेंगे नॉर्थ पोल। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए तो यही मेरा क्वेश्चन है, अस्थाई चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तो दोनों भागों में चुंबकीय नहीं, चुंबक समाप्त नहीं होगा, उसका चुंबकीय गुण तभी समाप्त होगा जब हम उसको पटकेंगे। अच्छा, प्रत्येक भाग में एक दक्षिणी ध्रुव एक उत्तरी ध्रुव होगा, बिल्कुल सही है। उसके प्रत्येक, अच्छा, अस्थाई चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब प्रत्येक भाग में केवल एक ही ध्रुव होगा, दो भाग में तोड़िएगा तो ये भी ऑप्शन गलत है। अभी ना बताए, उसका दो गो ध्रुव होगा, क्या होगा, उसका दो गो ध्रुव होगा। अरे यार, झारखंड में भी नाम है क्या, उसका दो गो ध्रुव होगा, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार और अच्छा समझ लीजिए लोग। चुंबक किसी चीज को अट्रैक्ट करता है, फेरस कोबाल्ट निकेल से बना होता है, और आप इसको जितना बार तोड़िएगा ना, मतलब इसको जितना भाग कीजिएगा चुंबक को, तो उसका दो गो ध्रुव होगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल बोलेंगे। ठीक है, आप चाहे इसको कितनों भाग में बांट दीजिए। अच्छा, इसको पटकिएगा तभी इसके चुंबकत्व का गुण समाप्त होगा। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए आमीटर, आमीटर का उपयोग जो घर में होता है उसको, आमीटर का यूज किस लिए करते हैं, जिसको हम लोग मीटरवा बोलते हैं, मीटरवा घर में लागल बैठे, इतना पैसा आ गल, इतना यूनिट आ गल बैठे, यानी धारा को मापने के लिए। ठीक है, किससे मापने के लिए, धारा को मापने के लिए आमीटर का यूज करते हैं। उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा मापे जाते हैं, पायरोमीटर के द्वारा, जो सूरज का जो तापमान होता है बहुत हाई टेम्परेचर, तो पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, पायरोमीटर, ताप विद्युत पायरोमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ताप विद्युत पायरोमीटर। मतलब इसमें से एक और क्वेश्चन पूछता है, सूरज के तापमान को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, पायरोमीटर का। ठीक है, बहुत दूर स्थित है। अब एक और इसमें क्वेश्चन बनता है, जैसे भट्टी के ताप को मापने के लिए तो पायरोमीटर का यूज करते हैं, जहाँ पे लोहा को पिघलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित होता आघात की अनुभूति नहीं होगी, मतलब 1 एम्पियर से कम हो जाएगा तो नहीं देना होगा, तो 74 का क्या हो जाएगा, 8 से 15 मेगा एम्पियर तक अगर होता है तो धारा की अनुभूति नहीं होगी, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मापन, तो विद्युत ऊर्जा किस में, यांत्रिक ऊर्जा में यार, विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा में। किस में बदल जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर पाते हैं। आप जानते हैं चंद्रमा पे कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, इसलिए वहाँ पे आदमी एक दूसरे से बात नहीं कर पाता है। ठीक है ना, आप ये भी जानते हैं जहाँ पे मतलब हवा नहीं है, मतलब मीडियम नहीं है, तो वहाँ पे ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता है, यानी निर्वात में ध्वनि कहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो चंद्रमा क्या है, निर्वात है, यानी क्योंकि ध्वनि तरंग निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें दो क्वेश्चन पूछता है, ध्वनि सबसे अधिक तेज किस में चलता है, तो ठोस में। प्रकाश किस में सबसे अधिक तेज चलता है, तो निर्वात में। निर्वात में प्रकाश के चलते 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पीतल निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है, तब पीतल जो है ना, इसको इस तरह याद कर लीजिएगा, पिताजी, क्या, पिताजी। आगे आएगा सब बताते हैं, यानी पी से पीतल हो गया, ता से तांबा हो गया, जी से जिंक हो गया, यानी तांबा को ही हम लोग क्या बोलते हैं लोग, कॉपर बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं लोग, कॉपर, यानी कॉपर और जिंक का मिश्रण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉपर और जिंक का मिश्रण। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल्डर जो होता है जिसे हम लोग सोल्डर करते हैं, वो तो तांबा और टिन के मिश्र धातु को कांसा बोलते हैं लोग। ठीक है, आज जैसे हम लोग सोल्डर करते हैं लोग, तो उसमें सीसा और टिन होता है, क्या होता है, सीसा और टिन होता है। 3 क्वेश्चन बता दिए, इसमें पीतल, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को तांबा को कॉपर बोलते हैं। सोल्डर जो होता है तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा बोलते हैं। सोल्डर जो होता है तांबा और सीसा का मिश्रण होता है। याद है, इसलिए इधर उधर हो जा रहा है, तो आप तीनों याद कर लीजिएगा। चलिए, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरेगा तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उसका वेग और ऊर्जा नियत रहता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का प्रयोग के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? भारी जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें भारी जल का जो सूत्र होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्लियर हुआ? भारी जल का सूत्र क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का सूत्र क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। ठीक है, H2O जल का सूत्र क्या होता है? H2O। इसका आपका 18 AMU इसका वजन होता है और इसका 20 होता है। तो पूछता है भारी जल का अणु सूत्र मतलब आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 20 ग्राम होता है। AMU को हम 20 ग्राम में बोलते हैं। हेलो, अच्छा H2O का द्रव्यमान कितना होता है? तो 18 होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, साधारण तापमान पर जल द्रव रूप में, जल जो होता है द्रव रूप में, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के रूप में होता है, क्योंकि जल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इसका आंसर मार लीजिए 80 का डब्बा हो जाएगा। चलिए, संवेग के बदलाव की दर, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम बोलता है जो संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। ठीक है, मतलब संवेग को मोमेंटम यानी p द्वारा इंडिकेट करते हैं लोग। तो आप जानते हैं संवेग में बदलाव की दर यानी संवेग p, कोई चीज बदल रहा है तो टाइम के रेस्पेक्ट में बदलेगा। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग, यानी m भी कर दे, द्रव्यमान गुना वेग अब बटे t। अच्छा, वेग बटे समय क्या होता है? त्वरण होता है। वेग बटे समय क्या होता है? त्वरण को a द्वारा इंडिकेट करते हैं, यानी F इजकल टू ma, यानी फादर इजकल टू माँ, यानी बल के बराबर आ गया। क्या हो गया? संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है, जो हम निकाल कर दिखा दिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बल। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ब्रह्मांड की ऊष्मा नियत रहती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यही बोलता है जो ऊष्मा ऊर्जा हमेशा नियत रहता है, इसका एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है। तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया, सही बात है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अरे भाई, किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यही बोलता है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें ऊर्जा क्या होता है? संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, ऊर्जा को नहीं बनाया जा सकता है, नहीं इसे बिगाड़ा जा सकता है, नहीं इसे नष्ट किया जा सकता है, जबकि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा है तो इसको हम चुंबकीय ऊर्जा में बदल दिए। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसमें चतुष्फलकीय संरचना होती है? हीरा की संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय। तो सबसे पहले हम जानते हैं ग्रेफाइट की संरचना अष्टकोणीय होता है। तो यही ना आंसर हो जाएगा। ये पूरा चतुष्फलकीय। तो ये ऑप्शन देखने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, हीरा के साथ ग्रेफाइट के साथ अष्टफलकीय होता है, इसमें बड़ा चतुष्फलकीय नहीं होता है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। चलिए, प्राध्वनिक चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई कौन सा है? तो ध्वनि को, पाराध्वनिक जैसे कि जेट वगैरह हो गया, उसके मतलब स्पीड को नापने के लिए, ध्वनि को नापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? मैक नंबर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मैक। चलिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो पौधा में प्रकाश संश्लेषण का जो दर होता है वो दिन में होता है, क्योंकि इसको सूरज का प्रकाश चाहिए। अच्छा, इसमें कौन सा गैस लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो बनाता क्या है? जल बनाता है। ठीक है, और जल में से ही क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता था। कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और आप ये भी बात जान जाइए, प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में अधिक होता है और बैगनी रंग में कम होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है। तो सूरज से जो किरण निकलता है उसको हम लोग अवरक्त किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग? अवरक्त किरण। ये हमारे लिए फायदा हो। सूरज से तो पराबैंगनी किरण भी निकलता है, जिसको हमारा ओजोन परत क्या करता है? रोक लेता है। अगर ये पराबैंगनी किरण हमारी धरती पर आएगा तो हम लोग को त्वचा कैंसर वगैरह हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो सूरज की किरण जो हम लोग के लिए लाभदायक होता है वो है अवरक्त किरण। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं।
ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है उसको क्या बोलते हैं लोग? हाइपोथैलेमस ग्रंथि बोलते हैं लोग। हाइपोथैलेमस हम लोग को लव वगैरह के इंडिकेशन को देता है, ठीक है। लव के बारे में बता, भूख प्यास, हम लोग को भूख लगता है तो इसका सूचना किसको मिलता है? हाइपोथैलेमस को मिलता है। मतलब हमारे शरीर के टेम्परेचर सब चीज़ को कोऑर्डिनेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आशा करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारी ग्रंथि जो हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है वो क्या है? हाइपोथैलेमस का ग्रंथि है। चलिए, आशा करते हैं आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए, अभी हम बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है जे इतना बेटर कंटेंट कोई देगा। बहुत मेहनत करते थे, इसलिए आप सबका भी काम है जो आप सब मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो लोग बच्चा पढ़ने वाला हो उसके पास भेज दीजिए, जो भी सिपाही बनना चाहता है उसके पास भेज दीजिए। और हम इतना गारंटी देते हैं, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी, ठीक है। आप सिर्फ पढ़ते जाइए, ठीक है, पढ़ते जाइए, शेयर करते जाइए और अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में बताइए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।